तो क्लास 11th वालों केवल और केवल मेरी एक बात सुन लो, केवल और केवल 3 तारीख के पहले 3 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। उससे पहले अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लेते हो ना, जिसमें हम आपका गद्य खंड पूरा कंप्लीट करवाएंगे, तो एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, आपने साल भर भी अगर कुछ नहीं पढ़ा है एंड बहुत कुछ पढ़ लिया है, देखो जिन्होंने पढ़ लिया है वो अपना रिविजन करेंगे एंड क्वेश्चन देखेंगे कि भाई अब बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन दे रहा है। देखो, अब बोर्ड जो है सीबीएसई पैटर्न की ओर जा रहा है एंड एमपी बोर्ड ना नए नए क्वेश्चन देख रहा है। आपने अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देख लिया होगा। अब देखो भाई, तो अब क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड इस वीडियो में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, तो आपके जो गद्य खंड है उसके जो पाठगत प्रश्नोत्तर हो गए, जैसे नमक का दारोगा जी हो गए, है ना, तो इनके सारे क्वेश्चन एंड वितान भाग जो है आपकी, है ना, लता मंगेशकर के क्वेश्चन कह लो, है ना, शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन कह लो, वो सारे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड आपका जो गद्य खंड का साहित्य है भाई, जैसे नाटक एकांकी में अंतर है ना, उपन्यास सम्राट कौन है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। एंड काव्य खंड का जो भी बच्चा वीडियो देखना चाहता है तो अपना डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लिया करो यार। डिस्क्रिप्शन में आपके काम की ना वो बहुत सारी चीजें रख देता हूं यार, आप लोग चेक नहीं करते, है ना। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो बिल्कुल से बने रहना। एंड पूरा पीडीएफ ना आपका कितना, लगभग 19-20 पेज का पीडीएफ है। इसमें केवल केवल आपका काव्य खंड, गद्य खंड और मैंने आपका वितान वेतान सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंप्लीट करवा रखा है। और जल्दी ही आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करें, क्योंकि मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूं यार, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर से दिया गया भाई, नमक का दारोगा। देखिए, एक्सप्लेन करते चलूंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतरीन लेवल की हो सके, है ना। देखो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करूँ ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले एंड पता लगे हाँ कि किसी की हेल्प हो पा रही है भाई, है ना। देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलूपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है एंड ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे। कहानी में देखो, आंसर लिखो तो बढ़िया अच्छी तरीके से, प्रश्न क्रमांक कितने का उत्तर जो भी प्रश्न नंबर है ना, डाल करके बढ़िया उत्तर लिखो। फिर देखो, अपन जो भी लिख रहे हैं, जो भी पूछा गया है उसमें, तो उससे अच्छी तरीके से समझाते हुए कि निम्न है ना, व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आते हैं जो कि निम्न है, बढ़िया से पॉइंट डाल करके, है ना। तो 1 मार्क्स नहीं कट सकता यार, तुम लिखना तो सीखो। मैं जल्दी ही वीडियो डालूंगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि एग्जाम में इसी तरीके से लिखो, है ना। अगर वीडियो चाहिए तो जरा सा कमेंट बॉक्स में जरा सा, है ना, बोलिएगा। आंसर रहेगा आपके सामने, कहानी की आदि से मध्य तक उसका एक भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, किसका, पंडित आलूपीदीन का, है ना, हमारे सामने आता है। यह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है ना। ये इनकी एक मन में बनी हुई थी भाई, है ना, कि धन के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई, कहानी के अंत में वह आलूपीदीन जो होता है कि गुणग्राही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। भाई साल भर से पढ़ रहे हो, सभी के क्वेश्चन याद होंगे। एक बार आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया ना ये नमक का दारोगा, बहुत मजा आ जाएगा एंड आपको क्वेश्चन ना याद हो जाएगा। देखो, इसे पढ़ करके बता देता हूँ। कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले बंशीधर, मुंशी बंशीधर के बारे में आपने पढ़ा है। कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर के आदरपूर्वक उसे अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। तो भाई आलूपीदीन ने, पंडित आलूपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था भाई, तो मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। ऑब्जेक्टिव भी बीच बीच में से ढूंढो भाई, खुद बनाओ ऑब्जेक्टिव, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी का आशय क्या है। आंसर है आपके सामने, उस रात जब आलूपीदीन को गिरफ्तार किया गया, लोग सो रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर अगले दिन सुबह होने तक पूरे शहर में फैल गई। इससे यही पता चलता है कि लोगों को रात्रि काल में भी निंदनीय बातों की जानकारी होने में देर नहीं लगती। भाई ये तो बात बिल्कुल सही है यार। अगर अपन कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है अपनी, है ना, तो वो तो कम फैलेगी। लेकिन अगर आप कोई भी इतना बुरा कार्य कर दो ना, कोई भी आपकी निंदा वाली बात हो गई ना, तो भाई इतनी तेजी से फैलेगी ना, मतलब यार अब क्या ही बताऊं, है ना। इसको कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, लोग नमक विभाग की नौकरी के लिए क्यों तरसते थे, है ना। तो भाई कौन सबसे ज्यादा नमक की नौकरी के लिए, नमक विभाग में नौकरी के लिए तरसते थे, है ना, शिक्षक, वकील या फिर डॉक्टर। भाई ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, 3 ऑप्शन में से बताओ, है ना, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, कौन भाई बताओ। आंसर है आपके सामने, नमक विभाग की नौकरी प्रतिष्ठित मानी जाती थी और इसमें स्थिर आय के साथ सामाजिक मान सम्मान भी मिलता था, है ना। कंप्लीट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया भाई, है ना। आंसर आपके सामने रहेगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि पूर्णमासी का चांद एक दिन उगता है और धीरे धीरे खत्म होता जाता है, मतलब धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक उसी प्रकार जो वेतन है ना, महीने के लास्ट दिन आती है यार और धीरे धीरे ना खत्म होती चली जाती है ना। इसी तरीके से वो है चांद की तरह चेतन भी लुप्त हो जाता है। चांद की तरह वो वेतन है, चेतन नहीं है यहाँ पे, चांद की तरह वेतन भी क्या खत्म होती जाती है धीरे 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 धीरे, फिर सैलरी बिल्कुल डप, है ना।
लास्ट मंथ में क्या हालत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, मियां नासिरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो मियां नासिरुद्दीन थे, आपको कमेंट में बताना है कि मियां नासिरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में जो है अटल, मतलब वो एक तरीके से बना लेते, कितने प्रकार की रोटियां ये बनाते थे भाई, है ना, 46, 56 या फिर 76, 76, इन तीन में से बताओ। ऑप्शन दे दिए मैंने, है ना, कितने प्रकार की रोटियां बना लेते थे। ये रहेगा आपके सामने आंसर। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों को मसीहा कहा गया है क्योंकि वो मसीहाई अंदाज से भाई, है ना, रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नानबाई हुनर में माहिर थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनाना जो है आता था, है ना। यह 3 पीढ़ियों में उनका खानदानी पेशा था। उनके दादा और उनके पिता साहब, जो उनके जो पिता थे वो बादशाह सलामत के यहाँ बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ रोटी बनाने की कला, रोटी बनाने को अपनी कला मानते थे, उन स्वयं को उस्ताद बताते थे। उनका बातचीत करने का ढंग महान कलाकारों के जैसा था। मियां नसीरुद्दीन भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, लेखक मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी भाई, क्यों गई। तो लेखिका कृष्णा सोबती, मियां नसीरुद्दीन जो चैप्टर है नसीरुद्दीन, इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती, है ना। इनको याद रखना, सही जोड़ी में कई बार बन जाता है ना। एक दिन जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले, है ना, गढ़ैया मोहल्ले के थे ये, है ना, गढ़ैया मोहल्ले में इनकी दुकान थी, है ना, वहीं पे बनाया करते थे घर पे, है ना। गुजरी तो उन्होंने एक साधारण सी अंधेरी दुकान पर पटापट आवाज के साथ ढेर सारे आटे को सनते हुए देखा तो उनके मन में जिज्ञासा जगी कि इतना सारा आटा क्यों साना जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि रोटियों के लिए साना जा रहा है तो रोटियों की कारीगरी तथा उसके नानबाई के विषय के जानने के लिए वहाँ पर लेखिका जो है नसीरुद्दीन के पास गई, है ना। उन्होंने जब वहाँ पे पट 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 रोटियाँ हाथों से इस तरीके से बनती थी, उसकी आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा यार ये ढेर सारा आटा इधर, ये आवाज़, है ना, तो ये क्या है पूरा मामला, है ना। जानने के लिए वो वहाँ पे गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है पथेर पांचाली। भाई अपू के साथ 2.5 साल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको ना कंप्लीट करके ही जाना। देखिए तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक भाई क्यों चला था, ये रहेगा आपके सामने। लेखक को पैसे का अभाव होता था, पैसे इकट्ठे होने पर ही वह शूटिंग का काम शुरू करता था। वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। तकनीक के पिछड़ेपन के कारण स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं जो है आ जाती थी भाई, ये सब कुछ हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया, क्योंकि भूलो की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। ये रहेगा आपके सामने। भूलो कुत्ते वाला दृश्य 2 भागों में फिल्माया गया था, जिसका कारण था कि पैसे समाप्त होना तथा रोशनी का कम होना, है ना। जब देखिए शूटिंग चल रही थी, फिर उसके बाद कुछ पैसों की समस्या हो गई, है ना, कुछ भी ऐसी समस्या हो गई। देखिए प्रथम अंश में सर्वजया अपू को भात खिला रही थी, है ना। पेट भर जाने पर अपू तीर कमान से भागता हुआ खेलता है। माँ अपू के पीछे थाली लेकर भागती है और भूलो कुत्ता भात खाने के लिए खड़ा हो जाता है। माँ बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है। इतना अंश पहले भूलो जो है कुत्ता है उसमें फिल्माया जाता है। फिर 6 महीने बाद दूसरा अंश चित्रित करना था, परंतु जो भूलो कुत्ता था वह मर चुका था, उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः भूलो जैसा ही बादामी शरीर व सफ़ेद पूंछ वाला दूसरा कुत्ता लाकर के गमले में फेंका हुआ भात दूसरे कुत्ते ने खाया। इस प्रकार दूसरे कुत्ते के अंश के रूप में, मतलब दूसरे कुत्ते को लाया गया और उसने पूरी शूटिंग उसकी करी। नेक्स्ट है आपका शिव शंभू की 2 गायों की कहानी। देखो भाई नीचे ना बहुत सारे क्वेश्चन है, बितान भाग्य के क्वेश्चन है एंड आपकी जो गद्य साहित्य के क्वेश्चन का लो है ना, द्विवेदी कालीन योग के निबंधों की विशेषता, ये वो, है ना, सारा कुछ नीचे है। तो वीडियो में बने रहना एंड बोर नहीं होना यार, क्योंकि अपने लिए पढ़ रहे हो। अब एग्जाम के लिए ना एक मार्क्स की कीमत समझो यार, है ना, और एक पल की कीमत समझो। अभी आप लोग पढ़ोगे ना, केवल यार पता नहीं चलना कि कब एग्जाम आ जाने, है ना। अभी जो टाइम बचा हुआ है इसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है। इसमें आप पढ़ाई करो, केवल अपने एग्जाम के बारे में सोचो। देखो अब ज़रूर, अब कई लोग क्या बोलते हैं कि इस मार्कशीट से कौन से झंडे गड़ने हैं, कौन सी लाइफ वो हो जानी है ना। लेकिन यार अभी आपका क्या है, अभी आपका लाइफ में केवल और केवल एक जो है गोल होना चाहिए, जो मतलब आप कर रहे हो ना जो चीज़, उसको लेकर के आपको बिल्कुल समर्पित हो जाना चाहिए। बिल्कुल उसी के लिए आप फिलहाल आपको जीना चाहिए एंड उसी के लिए आपको फिलहाल करना चाहिए। क्योंकि अभी आपके पास क्या काम है यार, अभी आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपनी क्लास 11th पर फोकस करो, है ना। आप अपनी क्लास जो है उसकी परसेंटेज पर फोकस करो। अभी आप और कुछ तो कर नहीं हो रहे हो, है ना, तो क्यों ना जो कर रहे हो उसी में अच्छा किया जाए। तो इसी तरीके से आपको अच्छी पढ़ाई करनी है अभी जो लास्ट टाइम बचा हुआ है। देखो
आंसर रहेगा आपके सामने शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक बाल मुकुंद गुप्त कहना चाहते हैं कि भारत की भूमि पर रहने वाला चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, है ना, दोनों को ही बिछुड़ने का दुख होता है। साथ रहते हुए चाहे भी कितना भी, देखो लॉर्ड कर्जन का जब वो तबादला हुआ एक तरीके से कह सकते हैं तो उस समय की ये कहानी है, परंतु विदाई के समय क्या होता है, एक दूसरे के मतलब कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो भारत में, है ना, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो क्या बिछुड़ने पर क्या है दुख होता है यार, है ना। तो गलतियों को भुला करके प्रेम का व्यवहार करते हैं। भारत के लोग भावुक होते हैं, साथ ही विदाई का समय बड़ा ही दर्द भरा होता है। उस समय पर भी लॉर्ड कर्जन दोबारा आने वाले नहीं थे और ना उन्होंने उदारता दिखाई थी, है ना। ये जो आपका विदाई संभाषण चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रजनी पटकथा पढ़कर के आपको क्या संदेश मिलता है। 2023 की परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। रजनी पटकथा हमें अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए प्रेरित करती है। समाज में उत्पन्न विसंगतियों और विद्रुपताओं का विधिपूर्वक निडरता एवं निर्भीकता के साथ सम्मान करना, है ना, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ डट करके सामना करना, अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाना, अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर के अपना हल निकालना, समस्याओं का प्रयत्नशील रहना, है ना, ये पटकथा में सीखा जा सकता है। इस तरीके से आप इसका लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। भाई इनका इस्तीफा इन्होंने देना नहीं चाहते थे, है ना, थोड़ा इन्होंने दिखाया गुस्से में, फिर वो स्वीकार ही हो गया, है ना। चलिएगा, कर्जन ने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गईं। कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था, उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। भाई धमकी दी कि हम छोड़ देंगे नौकरी, है ना, मतलब हम अपने जो पद से हैं इस्तीफा दे देंगे, है ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ, आ जाओ भैया आ जाओ चलो, है ना, मतलब इस्तीफा स्वीकार कर दिया, मंजूर कर दिया। तो ये मतलब हो गया इनके साथ। नेक्स्ट है आपका धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। आंसर रहेगा वह स्वयं को नीची जाति का समझता था। यह बात बचपन से उसके मन में बैठा दी गई थी, इसलिए वह उसको प्रतिद्वंदी क्यों समझेगा। वह समझेगा यार ये तो पहले से ही बड़ा है, पहले से ही ऊंचा है ना। मोहन जो है कक्षा का सबसे होशियार लड़का था, हर प्रश्न का उत्तर देता। उसे मास्टर जी ने पूरी क्लास का मॉनिटर बना रखा था। वह अच्छा गाता भी था, है ना। तो ये सारे कुछ कारण थे। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे धनराम को मोहन की किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों, है ना। स्पीति के लोग, चलिए एक एक करके देखते हैं। धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य होता है। धनराम उसकी कार्य कुशलता को देखकर के इतना आश्चर्यचकित होता है कि जितना यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा है ना, कैसे लिखा है। और इसी बात का आश्चर्य धनराम को हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भुला करके यह काम स्वीकार लिया, है ना। इसको कंप्लीट कर लेना, ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों को, भाई स्पीति है ना जहाँ पे बर्फबारी है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने आंसर। जी लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती है, इसलिए वे ठंड से ठिठुरते रहते हैं किसी प्रकार का। भाई अब बर्फ ही बर्फ है जब, है ना, तो क्या है ठंड है बहुत ज़्यादा, तो क्या है वहाँ पे फल सब्जी क्या उत्पन्न होगी, उगेंगी। रोजगार के साधन नहीं होते भाई, उतना संचार रोजगार परिवहन जो है नहीं वहाँ पे सुलभ रह पाता। नेक्स्ट है आपका करत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं। आंसर आपके सामने दिया गया है। भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाया करते हैं। इसको याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आपका बनना है भाई, है ना। तो याद रखिएगा वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। वे किसानों को अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते थे, है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जलसों में जाकर के किया करते थे, है ना, भारत की चर्चा। नेक्स्ट है रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे। भाई गोंगा पिकासो के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। सबसे ज़्यादा प्रभावित थे रजा इनसे, है ना। सर्वाधिक प्रभावित वह किससे थे, पिकासो से थे, है ना। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकारों में सेंजा, वॉन गॉज, गोंगा पिकासो, मातीस, सागल, ब्रोक थे। इनमें से वह पिकासो से सर्वाधिक जो है प्रभावित थे, है ना। पिकासो के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े कलाकार हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्या लेते थे। 2022 की वार्षिक में पूछा गया है। किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ हिंदुस्तान की धरती से लेते थे। आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, और गद्यखंड का कह लूँ कि लास्ट क्वेश्चन आपका ये शायद है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। तो वह पूछते थे कि भारत माता की जय नारे से उनका क्या मतलब है, भारत माता कौन है,
कौन सी धरती गांव की, सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती है ना। ये सारे प्रश्न वो बार बार उनसे किसानों से पूछा करते थे, है ना। भारत माता कौन है, भारत माता की जय, है ना। इस तरीके से चलिए अब हमारा यहाँ से गद्य खंड का साहित्य आ जाता है। साहित्य एवं विकास क्रम जो है हमारे गद्य साहित्य का, तो उससे 2-2 मार्क्स से जो क्वेश्चन बनने हैं भाई उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। और जिसने भी काव्य खंड का वीडियो नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें हर एक सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो जाकर के देखो, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन रहेगा, द्विवेदी युग के हिंदी गद्य की विशेषताएं बताइए। तो द्विवेदी युग में के गद्य में आदर्शवाद तथा समाज, यहाँ पे ये तो लिखी है विशेषताएं, है ना, यही चीज़ है वो तो। लेकिन अलग टाइप से क्वेश्चन कैसे आता है, आंसर कैसे अलग टाइप से लिखा जाता है, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। ये रहेगा आपके सामने समाज सुधार, है ना, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको मिल जाता है ना। ये रहेगा द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं यहाँ पे रहेंगी, है ना। समाज सुधार में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, भाषा शैली का परिमार्जन, है ना, गंभीर और विचार प्रधान गद्य के लेखन पर ध्यान दिया गया है। इस युग के गद्य विशेषकर निबंधों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया गया है ना। जिस तरीके से आप यहाँ पे लिखिएगा 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, शुक्ल युग की 3 विशेषताएं लिखिए। देखो ध्यान से पढ़ते चलना, है ना, मैं साथ में जो बोलता हूँ ना सुना करो उसको, है ना, ध्यान से, इससे याद होता है आपको। तो आपका रहेगा, शुक्ल युग में चिंतन परक मौलिक गद्य लेखन पर बल दिया गया है। इस युग में विविध विषयों पर गद्य रचनाएं लिखी गई, भाषा शैली में गंभीर और कसावट विद्यमान है ना। तो शुक्ल युग की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाटक के तत्व लिखिए। भाई नाटक के कितने तत्व यहाँ पे बताए गए, नाटक के 6 तत्व होती हैं, संख्या याद रखना, ये कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो कथा, वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र, भाषा शैली, अभिनेता एंड उद्देश्य, है ना। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बनेगा कि नाटक के तत्व लिखिए। तो इस तरीके से आप इन 6 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हिंदी में नाटक सम्राट। भाई उपन्यास सम्राट तो भाई सभी को पता है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, जल्दी से बता दो भाई, है ना। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, जिसको भी पता है बता देगा प्लीज़ यार, बताया करो। मैं देखता हूँ यार कि मैं क्वेश्चन इतने सारे पूछता हूँ, वीडियो में पूछने का प्रयास करता हूँ, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम जो है रिप्लाई करते हैं, बहुत कम कमेंट में आंसर बताते हैं। क्यों नहीं बताते आप लोग, बताया करो यार। देखो नाटक सम्राट जो है जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, उन्हीं को हिंदी में नाटक सम्राट जो है कहा जाता है ना। चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, इनके जो है प्रमुख नाटक हैं और नाटक सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए उपन्यास सम्राट की आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, किसी एक जीवनी लेखक का नाम उनकी एक प्रसिद्ध कृति के साथ रखिए। इस तरीके से 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एंड सही जोड़ी में बन सकता है एंड आपके ओटी में बन सकता है, कह लोगे, है ना। तो ये रहेगा आपका, विष्णु प्रभाकर एक लेखक हैं और इनकी जो कृति है आवारा मसीहा, एक जीवनी है ना, जीवनी विधा में लिखा गया है आवारा मसीहा, किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 3 प्रमुख नाटकों के नाम उनके लेखकों सहित लिखिए। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा में, है ना। और इस तरीके से उपन्यासकारों के नाम उनके उपन्यास सहित लिखिए, है ना। तो देखिए ये आपका 2 मार्क्स में आएगा, ये भी आएगा, है ना। 2-2 अंक ही हैं सारे। ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे 3 प्रमुख लेखकों नाटकों के नाम पूछे गए हैं। तो मोहन राकेश का जो नाटक है लहरों के राजहंस, उदय शंकर भट्ट का है विक्रमादित्य, सेठ गोविंद दास का है कर्तव्य। तो इस तरीके से नहीं याद रखिएगा। देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि ये सारा कुछ कंप्लीट करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग। हिंदी के किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम तथा उनके एक उपन्यास का नाम लिखिए। देखो यहाँ उपन्यास की बात करी जा रही है, तो प्रेमचंद्र, इनका जो गोदान है, गबन है, इनके कई सारे उपन्यास हैं। आगे इनकी शेखर एक जीवनी, है ना, ये क्या है, एक उपन्यास है, इसको याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, शुक्ल युग के 3 निबंधकारों के नाम बताती है, उनकी एक रचना का नाम लिखिए, है ना। शुक्ल युग के, भाई शुक्ल युग, भाई तो शुक्ल जी तो सबसे पहले आने, जो कि इसके वो हैं, कह लो कि किन्होंने इसकी जो है स्थापना की या फिर क्या किया, प्रतिपादन, मुझे वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। ये चिंतामणि, क्रोध, उत्साह, भय, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं एंड ये इनके क्या है, ये इनके निबंध हैं, है ना। शुक्ल युग की प्रमुख रचना है, उनके कवि हैं बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन, शांति प्रिय द्विवेदी, कवि और काव्य वृत्त और विकास, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, रेखा चित्र किसे कहते हैं भाई, और एक रेखा चित्र का नाम लिखिए भाई। सुप्रसिद्ध रेखा चित्रकार जो है हमारी महादेवी वर्मा है ना, छायावाद की प्रमुख कवित्रियों में से कहें कि एक है ना। तो इनको याद रखिएगा। किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, रेखाचित्र कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 2 एकांकियों के नाम लिखिए। तो देखिए एकांकी में क्या होता है, 1 अंक होता है, इससे ऑब्जेक्टिव हमेशा बनता है, इसे याद रखना।
एकांकी नए मेहमान क्या है, एक एकांकी है। दीपदान भी एक एकांकी है। नए मेहमान दी उदय शंकर भट्ट की रचना है। दीपदान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है ना। दीपदान किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा की। रचनाएं याद रखा करो कि कौन किसकी है। नेक्स्ट है आपका गद्य की सभी प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो प्रमुख और गौण दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके इस चीज में पढ़ो। मैंने दोनों को साथ में रखा इसलिए कि आपको याद हो सके, है ना। देखो ये आपके सामने यहाँ पे आंसर कंप्लीट दिया गया है। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, निबंध हो गया, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, समालोचना, है ना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, गद्य, काव्य, ये सारी क्या होती हैं, प्रमुख विधाएं होती हैं। और गौण विधाएं कौन सी होती हैं, है ना, माइनर। ये रहेगा आपका जो संस्मरण, रेखा चित्र हो गया, जीवनी हो गया, यहाँ पे आत्मकथा हो गया, है ना, डायरी हो गया। तो अगर गद्य की प्रमुख विधाओं की बात करें तो गद्य की प्रमुख विधाएं तो ये ही रहेंगी। एंड ये जो गौण विधाएं हैं तो गद्य की मतलब इसमें सभी विधाओं के नाम आ गए, है ना। गौण विधाओं की बात करें तो गौण विधाओं में इन्हें नहीं रखा जा सकता। जैसे निबंध है तो ये गौण विधा में नहीं रखा जाएगा, ये प्रमुख विधा में रखा जाएगा, है ना। ये मुख्य विधा में रखा जाएगा। कहानी है मुख्य विधा है ना, नाटक है मुख्य विधा है, एकांकी है मुख्य विधा है, उपन्यास जो है मुख्य विधा है ना। जबकि ये जो है ये देखो यहाँ पे डायरी हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, रेखा चित्र, संस्मरण, ये क्या है, ये गौण विधाएं है ना, माइनर, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए भाई। आना ही आना है अंतर। कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। आना ही आना है भाई, अंतर आ रहा है बिल्कुल, है ना। नाटक एकांकी, नाटक एक विस्तृत काव्यात्मक संरचनात्मक रूप होता है, इसमें अधिक संख्या में पात्र होते हैं भाई। एक अंतर देखो, 2 अंतर यहाँ पे बन गए ना। नाटक क्या होता है, विस्तृत रूप से लिखा जाता है, काव्यात्मक रूप होता है, इसमें अधिक पात्र होते हैं, और इसमें जो है कम पात्र होते हैं, यहाँ पे सीमित पात्र होते हैं, है ना। एक इसमें क्या, एकांकी केवल एक दृश्य में होता है, एक अंक है ये उसमें, है ना। और एक ये भी बना सकते हैं कि नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है ना। इसमें संक्षिप्त कहानियां घटनाओं का चित्रण होता है, इसमें यह अधिक दृश्य में विभाजित होता है। नाटक में कथानक की प्रस्तुति और संवादों का आदान प्रदान विस्तृत होता है ना। चलिए कहानी और उपन्यास में अंतर देखेंगे। यहाँ पर दिया गया कहानी और उपन्यास। देखिए कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास बड़ा और विस्तृत होता है, और उसमें एक प्रमुख घटनाक्रम या पात्र की कहानी होती है। इसमें क्या होता है, जिसमें कई घटनाएं होती हैं, पात्र और कथानक अनेक होते हैं भाई। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। अब भाई ये तो होगी क्योंकि ये कहानी क्या है, छोटी होती है उपन्यास की अपेक्षा, है ना। ये रहेगा स्थान की विस्तृतता होती है ना, बड़ा रहता है। नेक्स्ट आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर भाई, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताती हुई विधाओं की एक एक रचना लिखी है ना। ये देखिए विधाओं की एक एक रचना, उनकी रचनाकार सहित, है ना। और अथवा में क्वेश्चन इस तरीके से भी इसका बन सकता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए, है ना। 2022 में इस तरीके से ही आया है। चलिए देख लेंगे यहाँ पे। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी में लेखक इतिहासकार की पूरी सच्चाई के से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिखता है ना। मतलब आत्मकथा में स्वयं के बारे में लिखा जाता है ना। और जीवनी के बारे में क्या लिखा जाता है, जीवनी किसके बारे में लिखी जाती है, किसी लेखक के, किसी इतिहासकार के बारे में, उसकी पूरी सच्चाई, है ना, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी जाती है। जीवनी लेखक के लेखन में लेखक तटस्थ रह करके लिखता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है भाई। जो इसे याद रखेगा वही लिखेगा, जो भूल गया भाई वो तो वो सोचता रहेगा, है ना, इसे याद नहीं आएगा। अगला अंतर कर लेना। जीवनी का एक उदाहरण रहेगा कलम का सिपाही। आत्मकथा का उदाहरण रहेगा मेरा जीवन निर्वाह, ये वियोगी हरि की है। और ये जो कलम का सिपाही है अमृत राय की रचना है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आई है ना। इसको याद रखना, है ना, सही जोड़ी में भी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जीवनी किसकी लिखी जाती है भाई, तो किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है जीवनी, है ना। उपन्यास सम्राट भाई, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। मुंशी प्रेमचंद्र भाई, अपने मुंशी प्रेमचंद, मुंशी दादा, है ना, मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो गोदान, गबन हो गए, है ना, और सारे उपन्यास कई हैं इनके। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में केवल एक अंक होता है भाई, है ना। ये शॉर्ट टाइप थोड़े बता दिए। नेक्स्ट है आपका कहानी। अभी हमने नाटक के तत्व ऊपर पढ़े थे, नाटक के ऊपर 6 तत्व थे, ये यहाँ पे कहानी के 7 तत्व हैं कहानी के, है ना। तो इनको याद रखना, इनको याद रखिएगा। यहाँ पे पहला तत्व दिया गया शीर्षक, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य, है ना, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए इस युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, है ना। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है भाई, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। यही वर्ड मुझे मन में जब आ नहीं रहा था, मैं शुक्ल युग के प्रवर्तक का बताना चाह रहा था, मतलब प्रवर्तक कौन है, ऊपर मैंने अभी थोड़ा हुआ था ना कि मुझे वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, है ना, वो यही था प्रवर्तक, है ना। वो अभी हम ऊपर देखे थे ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, वो कहे कि शुक्ल युग के प्रवर्तक थे, है ना। शुक्ल युग के कौन थे, रामचंद्र शुक्ल थे। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, याद रखिएगा, है ना। और सरदार पूर्ण सिंह तथा श्याम सुंदर दास इस युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं, है ना, इनको याद रखना।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासों का सूत्रपात किसने किया, उनके किन हिंदू उपन्यासों के नाम लिखिए। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासों का सूत्रपात जो है मुंशी प्रेमचंद्र ने किया, क्योंकि ये उपन्यास क्या है, सम्राट है भाई। गोदान और गबन उनके दो प्रसिद्ध जो है उपन्यास हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका निबंध की सर्वमान्य परिभाषा देते हुए उसकी 3 प्रमुख शैलियों के नाम लिखिए। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने दिया है ना। वैसे क्वेश्चन आएगा कि निबंध किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख शैलियाँ लिखिए, तो इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। आंसर रहेगा आपका बाबू गुलाब राय के अनुसार यहाँ पर निबंध की परिभाषा दी गई है। एंड जिसको भी पता है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की परिभाषा क्या दी है, जल्दी से बता दो। गद्य की कसौटी है ना, कसौटी, इसी तरीके से मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, आप लोग लिख दो, जिसको भी पता है ना भाई, लगेगा कि हाँ भाई इसने बच्चे ने थोड़ी हिंदी पढ़ी है, जो भी बता देगा भाई, है ना। निबंध की परिभाषा वो बहुत छोटी है, एक लाइन में है, ये निबंध की परिभाषा थोड़ी लॉन्ग है ना। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशिष्ट निजीवन, स्वच्छंदता, स्पष्टता और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया। भाई मैं जब 9th क्लास में था ना, मैंने ये 9th क्लास में याद कर ली थी निबंध की परिभाषा, एंड अभी तक मुझे याद है। और ये देखो आप 9th में 10th में अभी पढ़ लोगे, आपको 12th में भी काम आएगी, है ना। तो बिल्कुल से ये ग्रामर का पोर्शन है एंड याद होना चाहिए, है ना। तो निबंध की प्रमुख शैलियाँ समास शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके दो। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन अभी हमने देख तो लिया कि उपन्यास सम्राट भाई प्रेमचंद्र कहलाती हैं, ऐसा वैसा, है ना। लेकिन भाई क्वेश्चन किस किस तरीके से आ रहा है, किस किस तरीके से आ रहा है, नए नए तरीके से आ रहा है ना क्वेश्चन, तो हर एक तरीके से मैंने रखने का प्रयास किया है। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। उनके दो प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं, गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया और गबन हो गया, है ना। देखो तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है बितान भाग 1, है ना। भाग 2 हम यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनना है। चलिए देख लेते हैं बितान से। सबसे पहला क्वेश्चन से कर लेना कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में आपको अंतर याद कर लेना है। आपके सामने आंसर दिया गया है चित्रपट संगीत। भाई यह सिनेमा या फिल्म के लिए तैयार किया जाता है। इसमें संगीत का उद्देश्य मनोरंजन और दर्शकों की भावना को उद्देश्य, मतलब चित्रपट संगीत जो है एक तरीके से भाई एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है ना। जैसे पुष्पा में गाना कह लो, है ना। इसमें पॉप, रॉक, रोमांटिक और अन्य तरह की संगीत शैलियाँ होती हैं जो मुख्य रूप से आम जनता की रुचि और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए चित्रपट संगीत, है ना। नेक्स्ट है आपका शास्त्रीय संगीत। भाई एक पुराना और तकनीकी संगीत रूप है ना। जैसे आप अभी एक सॉन्ग या संगीत देखना चाहो यूट्यूब पर देख सकते हो, शिव कैलाशों की बासी, है ना। तो उसमें जो संगीत का रूप अपनाया गया है वो एक तरीके से शास्त्रीय संगीत उसे कहेंगे, है ना। वो प्रशिक्षित कलाकार होते हैं, देखना उसको यार मज़ा आता है बहुत बड़ा, है ना। खास राग होता है, ताल होता है, लय होती है उनकी यार, है ना। तो वो क्या है, वो शास्त्रीय संगीत है ना। बहुत ही गहरे अध्ययन और अभ्यास से ये किए जाते हैं, है ना। ये इनकी तरह नहीं है कि नाच गाना हो गया एंड बना करके रॉक पॉप कर दिया, है ना। तो नहीं, ये शास्त्रीय संगीत है ना। तो इसको याद रखना डिफरेंसेस में। नेक्स्ट है आपका लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं बताइए, है ना। ये रहेगा आपका स्वर की मधुरता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति है, स्वर और लय का संतुलन है, स्वर की शुद्धता और स्पष्टता है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि लता के गायन में मिलता है, क्या मिलता है भाई, गानपन मिलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नृत्य और नृत्य में अंतर। भाई दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नृत्य में अभिनय के भाव नहीं होते हैं। नृत्य जब किया जाता है तो नृत्य करते समय हंसना, चिल्लाना, मुस्कुराना आदि जैसी क्रियाएं नहीं की जाती हैं। नृत्य भाव रहित होकर के किया जाता है, इसमें केवल ताल और लय होता है ना। नृत्य में मतलब हंस भी नहीं सकते, ऐसा है ना। और नृत्य जो होता है इसमें ताल लय के साथ साथ अभिनय के लिए भाव भी प्रदर्शित किए जाते हैं। मतलब देखिए नृत्य करते समय है ना, जब नृत्य किया जाता है तो उसमें जो शरीर के अंगों का संचालन, तरह तरह की अपने भाव, है ना, अपने रिएक्शंस देना, जैसे कि हंसना, है ना, भंगिमाओं द्वारा प्रदर्शन करना, है ना, और विभिन्न अंगों के माध्यम से अलग अलग भाव प्रदर्शित करना, व्यक्त करना, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कुई की चिनाई किन तरीकों से की जाती है ना, किन किन तरीकों से या फिर कितने तरीकों से। यहाँ पर प्रमुख 3 तरीके बताए गए हैं, ईंटों से, खींप की घास से बने मोटे रस्सों से, लकड़ी के बने लट्ठों या इत्यादि से जो है करी जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में वार्षिक में पूछा गया है, बेबी हालदार ने सर्वप्रथम पर चिट्ठी जो है किसे और क्यों लिखी। तो बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी तातुस के कोलकाता में रहने वाले बंधु जो उनसे उम्र में 1 वर्ष बड़े थे को लिखी। यह चिट्ठी बेबी हालदार ने तातुस को के कहने पर बंधु द्वारा भेजी गई चिट्ठी के जवाब में लिखी थी, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। अजंता और एलोरा दोनों की गुफाओं के बारे में याद कर लेना। देखो ये रहेगा आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे एंड कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। तो इस वीडियो में अगर जो भी अभी तक बच्चा बचा हुआ है ना,
तो बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा उसका, एंड उसको भाई मुबारकबाद हो, क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो एंड इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इन दोनों को कंपेयर करके थोड़ा पढ़ना, तो यहाँ पे आपको याद हो जाए। कंपेयर क्या करना है भाई, गुफाएं हैं, है ना, प्राचीन काल का है, थोड़ा बहुत जो है शैल चित्र वगैरह इनमें जो है रहेगा, है ना। तो ये रहेगा यहाँ पे, इसमें क्या है, बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था इनको, है ना। इस तरीके से इन दोनों को कंप्लीट आपको कर लेना है। तो यहाँ पे हम कर चुके हैं आपकी पूरी की पूरी जो है हिंदी कंप्लीट कहें की, है ना। देखो, काव्य खंड मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। ये हमारा गद्य खंड बितान भाग 2 कंप्लीट हो गया, है ना, गद्य खंड हो गया इसमें, है ना। अब रह क्या गया भाई, अब भाई आपका व्याकरण रह गया, है ना, भाषा बोध और काव्य बोध, है ना, उसका अलग से वीडियो ला दूंगा, है ना, तो उसमें वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक शेयर दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जा करके देखो प्लेलिस्ट में अन्य सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो।